नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ठोसों के यांत्रिक गुण से संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन क्या है कि वे ठोस जो प्रत्यास्थ सीमा पर टूट जाते हैं कहलाते हैं। कि उन ठोसों को हम क्या कहेंगे जो प्रत्यास्थ सीमा पर ही टूट जाते हैं। तो विद्यार्थी, उन पदार्थों को हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है। प्लास्टिक पदार्थ वही है जो प्लास्टिक क्षेत्र में ज्यादा रहता है। तो यहां पर प्लास्टिक क्षेत्र में प्लास्टिसीन जो पदार्थ होते हैं वो सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ हैं। ये विरूपित होने के बाद में अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटते, तो इनको हम प्लास्टिसीन या प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए कि वे वस्तुएं जो बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस आ जाती है, तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। कि वे वस्तुएं जो बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती, तो उनको हम प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। और वे वस्तुएं जो बाह्य बल आरोपित करने पर किसी विरूपण को नहीं दर्शाती, किसी भी विरूपण को नहीं दर्शाती, तो उन वस्तुओं को हम दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। और किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु विरूपक बल हट जाता है तो वह अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है, तो उस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। तो देखिए ए किससे रिलेटेड है? क्यू से। फिर बी है आर से। बी किससे है? आर से। और सी किससे रिलेटेड है? डी से, सी एस से। और डी किससे है? पी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह पदार्थ जो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव को व्यवहारिक रूप से नहीं दर्शाता है, तो उन पदार्थों को हम क्वार्ट्ज कह रहे हैं। यहां पर इनमें से ये जो है ये प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव दर्शाते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, रबर है। जबकि क्वार्ट्ज प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव को नहीं दर्शाएगा। तत्पश्चात ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समरूप ठोस गेंदों, एक हाथी दांत की तथा दूसरी गीली मिट्टी की, को फर्श पर समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो फर्श से टकराने के पश्चात। तो देखिए इनमें से एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं कि हाथी दांत गेंद गीली मिट्टी वाली गेंद से अधिक उछलेगी। हाथी दांत वाली गेंद है वो ज्यादा उछलेगी गीली मिट्टी वाली गेंद की तुलना में, और हाथी दांत गेंद गीली मिट्टी वाली गेंद से कम ऊंचाई तक उछलेगी। दोनों समान ऊंचाई तक उछलेगी। आंकड़े अपर्याप्त हैं। विद्यार्थियों, यहां पर हम बता दें कि हाथी दांत में जो प्रत्यास्थता का गुण है वो अधिक, गीली मिट्टी में प्रत्यास्थता का गुण है वो कम होता है। तो हाथी दांत की जो गेंद है वो फर्श से टकराने के बाद में गीली मिट्टी की तुलना में अधिक उछलेगी, इसलिए ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परमाणुओं के मध्य दूरी स्मॉल आर के फलन के रूप में किसी द्विपरमाणु अणु के दो परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा U को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। इन ग्राफ को भी हमने अच्छे से समझा था, पढ़ा था, और हमारे को यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखना है। सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है ये हमें छांटना है। तो देखिए क्या होगा कि परमाणुओं के मध्य संतुलन फर्तककारी दूरी R2 के बराबर होती है। फिर है R बराबर R1 पर परमाणु के मध्य प्रतिकर्षी बल होता है। तो ये यहां पर गौर करके डायग्राम को देखिए, जब R1R यहां पर प्रतिकर्षण बल होगा कि जब स्थितिज ऊर्जा जब तक ये पॉजिटिव रहेगी, यहां तक पॉजिटिव रहेगी,
तो यहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फिर है कि जब r का मान r1 से बड़ा होता है, तो r का मान जब इससे बड़ा होता है तो ये वाली स्थिति हो गई सारी स्थितियां, तो परमाणुओं के मध्य आकर्षी बल होता है। देखो ऐसा नहीं है, r1 से लेकर r2 तक प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ओके। और मध्य संतुलन पृथक्करण जो दूरी है, ये स्टेटमेंट r3 के इक्वल है होगी, तो यहाँ r2 दिया हुआ है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत स्टेटमेंट हमें देखना है कि जब कोई पदार्थ तन्य प्रतिबल में होता है तो प्रत्यानयन बल अंतर परमाणु या अंतर परमाणुक आकर्षण के कारण से होता है। कि जब ये हमारे पास में वस्तु है और इस पर हम क्या लगा रहे हैं, तन्य प्रतिबल। तन्य प्रतिबल से इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में क्या होनी है, वृद्धि होनी है। और जब इसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो यहां पर जो प्रत्यानयन बल काम करेगा, कौन सा बल काम कर रहा है, प्रत्यानयन बल। और ये जो प्रत्यानयन बल है वो अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण से होता है। किस वजह से होता है, आकर्षण बल के कारण से। तो यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जबकि संपीड्य प्रतिबल, प्रत्यानयन बल या ये जो अंतर परमाणुक या अंतर परमाणुक प्रतिकर्षण के कारण से होता है। जब ये संपीड़ित होता है, जो संपीड्य प्रतिबल होता है, तब ये प्रतिकर्षण की वजह से प्रत्यानयन बल क्रिएट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर देखिए, कुंडली का खिंचाव इसके अपरूपण गुणांकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये हमारे पास में इस तरीके से कुंडली है, ऐसे कुंडली है। और कुंडली का जो वायर है इसके ऊपर यदि मैं बात करूं तो इसके ऊपर इस तरीके से यदि इसको खींचेंगे तो इसकी जो लंबाई है, इसकी स्पर्श रेखीय दिशा में इस पर बल लगने वाले हैं। तो ये जो कुंडली में जो खिंचाव क्रिएट होता है वो अपरूपण गुणांकों द्वारा ही हम निर्धारित करेंगे। अगला स्टेटमेंट देखें कि रबर स्टील की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। लगता तो ऐसे है जैसे रबर स्टील की तुलना में ज्यादा प्रत्यास्थ है, लेकिन मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, जो जितना कठोर, जिसमें जितना कम विरूपण होगा वो उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होगा। तो यहाँ पर जो रबर है वो कम प्रत्यास्थ होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही देखना है। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि अपरूपक प्रतिबल दस्ते को पेटीबद्ध, बकलिंग ऑफ शाफ्ट्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सबको, इस लास्ट स्टेटमेंट को भी देख लीजिए। क्या है कि हमारे पास में इस तरीके से कोई रोड है, ऐसे। अब इस रोड को क्या करें हम, यदि एक तरफ से स्थिर रखकर इसको इधर से जकड़ लें, इधर से हम क्या कर लें, जकड़ लें, और इसके ऊपर इस तरीके से स्पर्श रेखीय यदि हम बल लगाएंगे तो ये मुड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं बकलिंग ऑफ शाफ्ट्स। तो इसको इस तरीके से मरोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए अपरूपक प्रतिबल काम करेगा। कौन सा प्रतिबल काम करेगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। हमें गलत स्टेटमेंट यहां पर देखना था, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, सी वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों कि अपरूपक प्रतिबल संबंधित है। अपरूपक प्रतिबल किससे रिलेटेड है, तो देखिए अपरूपक प्रतिबल आकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी तार पर तनन प्रतिबल को आरोपित किए जाने पर यदि उसका आयतन समान रहता है तो तार के पदार्थ का पोइसन अनुपात क्या होगा। आयतन में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता
तो पॉइसन अनुपात क्या होगा? देखिए हमारे पास में कोई तार है, तार का आयतन हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वेयर एच, लंबाई को आप एल ले लें, तो यहां से जो आयतन है वो पाई आर स्क्वेयर एल हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो डीवी बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एल का करेंगे तो डीएल, फिर प्लस में पाई 2r dr इंटू एल। यहां से आयतन में परिवर्तन 0, देन यहां से पाई आर स्क्वेयर डी एल प्लस पाई 2r dr एल, ये आ गया। तो यहां से हम देखेंगे कि जो राशियां कॉमन आ रही है वो 0 में चली जाएगी, तो इसको मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं आर एल से। आर एल से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डी एल बटे में एल, प्लस एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, 2dr/r, ये हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए इसको बराबर के मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, dr/r बराबर माइनस में 1/2 dl/l, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dr/r dl/l विथ नेगेटिव साइन में इधर ही रख लेता हूं, बराबर में आ गया 1/2 मतलब 0.5, और यही क्या है, पॉइसन अनुपात है। dr/r अपॉन dl/l, यही क्या है, पॉइसन अनुपात है। हमें पॉइसन अनुपात ही पूछा है, तो इस स्थिति में पॉइसन अनुपात कितना होगा, 0.5। तो देखिए ये आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो पॉइसन अनुपात की जो वैल्यू है वो 0 से 0.5 तक रहती है। 0 तो कब रहेगी, जब पार्श्विक विकृति 0 हो, पार्श्विक विकृति क्या हो, 0 हो, और पार्श्विक विकृति 0 होने का मतलब है dr 0 हो, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब तो क्या होता है, आयतन में मैक्सिमम परिवर्तन होता है और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0। और जब पॉइसन अनुपात 0.5 होता है तो आयतन में परिवर्तन ही नहीं होता। आयतन में जब परिवर्तन नहीं होता है तो पॉइसन अनुपात का मान अधिकतम 0.5 प्राप्त होता है, और आयतन में जब मैक्सिमम प्राप्त होता है तो पॉइसन अनुपात का न्यूनतम मान 0 प्राप्त होगा। तो यहां पर 0.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्रव विकसित कर सकता है, जो द्रव पदार्थ हैं वो केवल और केवल आयतनिक विकृति क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन पासो अनुपात के संदर्भ में सही है, कि जो पासो अनुपात है ये पॉइसन अनुपात ही है, सिग्मा से इसको हम पुट करते हैं। देखिए इनके इसके लिए क्या है सही स्टेटमेंट, कि यह अनुदैर्ध्य विकृति से अनुप्रस्थ विकृति का अनुपात होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो पॉइसन अनुपात है सिग्मा, ये होता है पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है। पार्श्विक विकृति को हम ऐसे पुट कर देंगे और अनुदैर्ध्य विकृति को इस तरीके से पुट कर देंगे, ठीक है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि यहां पर दे रखा नहीं करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, गलत। यह मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जबकि पॉइसन अनुपात का व्यवहारिक मान कितना होता है, 0 से 0.5 होता है, ये क्या है, व्यवहारिक मान। सैद्धांतिक मान क्या होता है, सैद्धांतिक मान है वो -1 से 0.5 तक होता है, -1 से 0.5 तक। तो ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है, ऑप्शन सी यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो समान
एवं विपरीत विरूपक बल चित्र में दिखाए गए अनुसार बेलन के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समांतर आरोपित किए जाते हैं तो बेलन के विपरीत फलकों के मध्य आपेक्षिक विस्थापन होगा। आपेक्षिक विस्थापन होता है और इसमें हमें पूछा कि डेल्टा अक्ष से एल का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है। तो देखिए यहां से जब बल लगता है तो ये अपनी मूल अवस्था से एक फलक है वो डेल्टा अक्ष दूरी तक विस्थापित हो जाता है और दोनों फलकों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अपरूपण जो विकृति होती है वो डेल्टा अक्ष अपॉन एल के बराबर होगी। हमें यही कहा गया है कि इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, अपरूपण विकृति कहलाएगा, अपरूपक विकृति कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिबल एक राशि है। तो प्रतिबल एक परिदिश भौतिक राशि होती है। किसी तार का त्रोटन प्रतिबल जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो किस पर डिपेंड करता है। देखिए तार की लंबाई पर, तार की त्रिज्या पर, तार के पदार्थ पर, अनुप्रस्थ काट की आकृति पर। तो जो त्रोटन प्रतिबल है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, वो तार के पदार्थ पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक तार को किसी छत से लटकाया गया है तथा उसे उसके दूसरे छोर से लटकाए गए भार एफ की क्रिया के परिणाम स्वरूप खींचा जाता है। छत के द्वारा इस पर लगाया गया बल भार के समान तथा विपरीत होगा। देखिए जो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसे एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से एक दृढ़ आधार है, छत है, और इससे हमने क्या लटकाया है, एक तार लटकाया है। इस तार पर एक बल एफ भार के रूप में लग रहा है। अब यहां पर देखें इस जगह पर क्या होता है, छत के ऊपर नीचे की ओर बल लगता है, छत इसके ऊपर की ओर प्रतिक्रिया स्वरूप बल लगाती है। तो ये दोनों ही बल क्या होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इस तार पर परिणाम स्वरूप कितना बल लग रहा है, परिणामी जो बल लग रहा है वो एफ लग रहा है, ठीक है। और ये ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लग रहा है। तो यहां पर जो प्रतिबल है, तनन प्रतिबल है, वो एफ अपॉन में ए लगेगा और अनुप्रस्थ काट ए पर काम करने वाला है। तो ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस वर्ष में रॉबर्ट हुक ने अपना प्रत्यास्थता का नियम दिया था। तो 1676 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुक के प्रत्यास्थता के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात, प्रतिबल से जो विकृति का अनुपात है, प्रतिबल से विकृति का जो अनुपात है उसको हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये तो कांस्टेंट रहता है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट, नियत रहता है। ये नियत रहेगा। ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा निम्न में से कौन सा ग्राफ बाह्य भार वाले तार की लंबाई वृद्धि के परिवर्तन को सही रूप से प्रदर्शित करता है। एक बार ध्यान दें कि ये जो ग्राफ हैं वो सारे के सारे प्रत्यास्थता सीमा में खींचे गए हैं। एक तरफ लिया गया है प्रसार और दूसरी तरफ लिया गया है भार। तो देखिए कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रतिबल जो कि एफ अपॉन में ए होता है, तो ए तो कांस्टेंट, तो एफ जैसे जैसे इंक्रीज करोगे फिर यहां पर आ जाती विकृति, और विकृति का मतलब आपके पास में हो गया है डेल्टा अक्स अपॉन में एल। एल तो प्रारंभिक लंबाई है। अब ये डेल्टा अक्स भी जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा अक्स बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये तो है बल और इधर है लंबाई। तो यहां पर देखो उल्टा लिया गया है, वैसे ग्राफ इसी प्रकार से ही प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों कि वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है प्रत्यास्थलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थलक कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकांक अनुप्रस्थ काट के तार के लिए त्रोटन प्रतिबल क्या होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस तनन सामर्थ्य को बताएगा। देखो सामर्थ्य, यहां पर सामर्थ्य का मतलब ही प्रतिबल है, तो तनन सामर्थ्य को देखो, अधिकतम सामर्थ्य या परम सामर्थ्य होता है वो तो अधिकतम या जो भंजक प्रतिबल होता है उसके तुल्य होता है परम सामर्थ्य। और तनन सामर्थ्य का मतलब जहां पर वो टूटने वाली स्थिति में आ जाता है, तो टूटने वाली स्थिति में जो त्रोटन प्रतिबल तनन सामर्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि निम्न चित्र में किसी दिए गए पदार्थ के लिए विकृति प्रतिबल वक्र को दर्शाता है, तो पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? y का मान हमें यहां पर पूछा गया है। देखो y बराबर क्या होता है? प्रतिबल अपॉन विकृति। मैं यहां पर किसी क्षण जो यहां पर इस रेखा के ऊपर बिल्कुल रेखा पर ही मौजूद होगा उस बिंदु को मैं यहां पर ले लेता हूं। चाहे तो इस बिंदु को ले लीजिए, चाहे आप इस बिंदु को ले लीजिए। इस बिंदु के ऊपर देखिए प्रतिबल कितना है? 150 गुणा, ये भी ध्यान दें, 10 की घात 6। विकृति कितनी है? 0.002। तो 150, 3 संख्या पहले पॉइंट लगा हुआ है उसको मैंने हटा दिया है, अपॉन क्या रह गया? 2। इसको मैं क्या लिख दूं? 15/2 गुणा 10 की घात 1 यहां से, 2 3 4 और 6, ये 10 की घात आ गई है 10, ये आ गया 7.5 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई y की वैल्यू। ओके, देन यहां पर ये आ गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धातु तार के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। तो ग्राफ में वह क्षेत्र जिसमें हुक के नियम का पालन किया जाता है, परम सामर्थ्य त्रोटन बिंदु को किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो हमें 3 क्षेत्र यहां पर इस ग्राफ में देखिए, प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचा गया है। इसमें मैं 3 चीजें देखनी है कि वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें हुक के नियम का पालन होता है, तो वो तो कौन सा चित्र है? ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक, तो ओ से ए तक इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। फिर हमें क्या कहा गया है कि परम सामर्थ्य, परम सामर्थ्य का मतलब हो गया अधिकतम सामर्थ्य, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो बिंदु डी पर है। कौन से बिंदु पर है? बिंदु डी पर। तो ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। फिर आगे और देख लेते हैं, त्रोटन बिंदु, त्रोटन बिंदु जहां पर ये टूट जाने वाली स्थिति में आ जाता है, तो कौन सी स्थिति में टूटेगा? ई वाली स्थिति में टूटने वाला है। ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि निम्न में से कौन सा ग्राफ प्रत्यास्थ बहुलकों, जिनको हम प्रत्यास्थलक भी कहते हैं, के लिए प्रतिबल विकृति परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो यहां पर आप ध्यान दें कि जो प्रत्यास्थलक है उनके लिए हमने इस तरीके का ग्राफ बताया था, और ये एक रबर के लिए ग्राफ है। ठीक है, प्रत्यास्थलक पदार्थ होता है। प्रत्यास्थलक पदार्थ एक और है, महाधमनी में पाया जाने वाला उत्तक, और उसके लिए ये ग्राफ होता है। तो विद्यार्थी ये दोनों ही प्रत्यास्थ बहुलकों के लिए प्रतिबल विकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में है उसमें ये ग्राफ दे रखा है। जो कुछ पुस्तकें ऐसी है कि जिनमें प्रतिबल विकृति का वक्र प्रत्यास्थलकों के लिए इस तरीके का दे रखा है। तो ये फिलहाल तो आप इसको एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही समझें। अगला क्वेश्चन देखें आप कि तनन प्रतिबल से अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो तनन प्रतिबल हमारे पास में है, इसका हम अनुपात किसके साथ में निकालें? अनुदैर्ध्य विकृति के साथ में निकालें। तो विद्यार्थियों हम ये तो जानते हैं कि प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल होता है। इसके इक्वल होगा, प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल होगा। अब यहां पर जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक होगा?
तो ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, क्योंकि अभिलंब प्रतिबल है जिसके कारण से लंबाई में वृद्धि होती है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें देखना है। तो यंग गुणांक और अपरूपण गुणांक केवल ठोसों के लिए प्रासंगिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयतन गुणांक केवल ठोसों, द्रव और गैसों के लिए प्रासंगिक, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। धातुओं में प्रत्यास्थ बहुलकों की अपेक्षा यंग गुणांक के मान अधिकतम होते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिश्र धातुओं में धातुओं की अपेक्षा यंग गुणांक के मान अधिकतम होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण रूप से दृढ़ वस्तु के लिए, कोई वस्तु पूर्ण रूप से दृढ़ है तो उनमें कोई किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी, तो लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो क्या होता है, एफ अपॉन में ए बट्टे में डेल्टा एल अपॉन में एल। तो डेल्टा एल यहां पर क्या हो जाएगा, 0, और 0 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा, अनंत आएगा। इसी प्रकार से आप देखें बी क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एफ अपॉन में ए, इसे आप पीबी कह सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन में वी, यहां पर आयतन में परिवर्तन 0, तो ये भी कितना होगा, अनंत। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनंत होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी अनंत होता है। तो ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। ठीक है, फिर देखिए कि यदि स्टील तथा तांबा की समरूप स्प्रिंगों को समान रूप से खींचा जाता है, कि दो समरूप स्प्रिंग हैं, इनको समान रूप से खींचा जाता है, तो तांबा स्प्रिंग पर कम कार्य किया गया, स्टील स्प्रिंग पर कम कार्य किया गया, दोनों स्प्रिंगों पर बराबर कार्य किया गया। यहां पर हमारे को कार्य पूछा है, जबकि इनकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमें दे रखे हैं। तो विद्यार्थियों हमारे पास में जो कार्य का फॉर्मूला है W बराबर 1/2 F इंटू डेल्टा एल, ये हमने पढ़ लिया है, तो यहां पर समान रूप से खींचा जाता है, तो F यहां पर नियत हो गया। और डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा एल बराबर हम पुट कर सकते हैं, इधर ध्यान देंगे, डेल्टा एल बराबर हम लिख सकते हैं F अपॉन में ए वाई इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। देन यहां पर क्या आ जाएगा, एफ एल बट्टे में ए वाई इंटू डेल्टा एल। तो यहां पर देखिए, आप यहां पर ध्यान देंगे, एफ कांस्टेंट है तो एफ डब्ल्यू है वो किसके समानुपाती आ जाएगा, डब्ल्यू है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो डब्ल्यू स्टील के लिए अपॉन डब्ल्यू तांबे के लिए, ये बराबर होगा वाई तांबे का अपॉन वाई स्टील का। तो यहां पर आप ध्यान दें कि क्वेश्चन के अंदर हमें स्टील का ये ज्यादा दे रखा है, तो यहां पर डब्ल्यू जो तांबे वाला है वो क्या होगा, अधिक होगा स्टील की तुलना में। ठीक है, तो डब्ल्यू तांबे पर कार्य है वो ज्यादा किया जाता है, तो तांबा स्प्रिंग पर कम कार्य किया जाता है, तो गलत है। स्टील स्प्रिंग पर कम कार्य किया जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि माना YS और YA स्टील और एल्यूमिनियम के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांकों को ये प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्टील एल्यूमिनियम से अधिक प्रत्यास्थ होता है। अतः स्टील क्या है, इसमें प्रत्यास्थता के गुण ज्यादा, स्टील में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा, तो स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा एल्यूमिनियम की तुलना में। ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की यंग गुणांक का मान अधिकतम होता है। यंग गुणांक का मान जो जितना ज्यादा प्रत्यास्थ होगा उसके लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान उतना ही अधिक होगा। और स्टील के लिए 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये तो कितना होता है 200 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तांबे के लिए इसका मान होता है 120 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लोहे के लिए होता है 190 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एल्यूमिनियम के लिए इनमें सबसे कम होगा 70 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो जितना ज्यादा प्रत्यास्थ होता है उसके लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक उतना ही ज्यादा हो। तो स्टील का सबसे ज्यादा, उससे कम लोहा, उससे कम तांबा, और सबसे कम कौन है एल्यूमिनियम है। अधिकतम पूछा है तो स्टील आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी तार को 1 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य 2 जूल है, कि 1 मिलीमीटर खींच रहे हैं, 1 मिलीमीटर लंबाई में वृद्धि करें तो कितना जूल काम करना पड़ रहा है 2 जूल। तो समान पदार्थ की किंतु अनुप्रस्थ परिच्छेद की दुगुनी त्रिज्या व 1 मिलीमीटर लंबाई की आधी लंबाई के एक अन्य तार को खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट करें। ये जो 1 मिलीमीटर है वो यहां न आकर यहां आएगा एक, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर नहीं आएगा। कि ये जो तार है पहले 1 मिलीमीटर लंबे 1 मिलीमीटर खींचने में 2 जूल का कार्य किया गया। दूसरा जो तार है उसकी त्रिज्या दुगुनी है, लंबाई आधी है, और उसे भी 1 मिलीमीटर ही खींचने में किया गया कार्य क्या होगा, यह हमें पूछा है। तो हमारे पास में 2 तार हैं, दोनों समान पदार्थ के बने हुए हैं, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों के लिए क्या है समान। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है एक्चुअल में, F/A बट्टे में डेल्टा L/L होता है, यही होता है। तो दोनों तारों के लिए ये समान हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F/A, ए की जगह में लिख दूं πr² डेल्टा L, ये हम पुट कर सकते हैं। और 2 पदार्थ लें तो दोनों के लिए हम इनको बराबर पुट कर देंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, F की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो पहले पदार्थ के लिए तो ये हो गया, दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए तो दूसरे तार के लिए y बराबर F', लंबाई तो सेम है, दोनों की लंबाई भी सेम नहीं है, दूसरे की लंबाई क्या है आधी है, L/2 है, पाई और त्रिज्या दुगुनी है तो 2r का स्क्वायर, और दोनों को समान लंबाई तक वृद्धि की जा रही है। अब इसको और इसको दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, F' इंटू L/2 अपॉन पाई 2r का स्क्वायर इंटू डेल्टा L बराबर F इंटू L अपॉन पाई r² इंटू डेल्टा L। तो देखिए यहां से क्या कुछ कट पिट रहा है वो देख लीजिए। F' अपॉन F बराबर आ गया 8, F' बराबर आ गया है 8F। दूसरे वाले जो तार के ऊपर 8 गुना बल ज्यादा काम कर रहा है। अब देखिए कार्य पूछा है हमें, तो W' अपॉन में W, कार्य बराबर क्या होता है 1/2 F इंटू डेल्टा L, तो F' इंटू डेल्टा L। दूसरे के लिए F इंटू डेल्टा L, ये सब कुछ कट जाएगा, F' बट्टे में F बचेगा, F' बट्टे में F कितना है 8 है, तो W' बराबर क्या आ गया 8W। W का मान कितना है 2, तो यहां पर 16 जूल काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा 16 जूल काम करना पड़ेगा। ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि L लंबाई एवं R त्रिज्या वाले दिए गए 4 तार समान पदार्थ के बने हैं
जब समान तनाव आरोपित किया जाए तो इनमें से किसका विस्तार अधिकतम होगा। समान तनाव आरोपित कर रहे हैं, इट मीन समान बल लगाया जा रहा है, तो किसमें किसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, अधिकतम विस्तार किसमें होगा। तो y बराबर हम क्या जानते हैं, एफ ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल जानते हैं। ये हमें डेल्टा एल ही पूछा है, तो डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा, एफ अपॉन में वाई ए इंटू एल, यहां चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास में सूत्र। इस ए को हम क्या लिख दें, पाई आर स्क्वेयर लिख दें। यहां पर कहा गया है कि जो तार हैं वो समान पदार्थ के बने हुए हैं, तो वाई सबके लिए क्या है, सेम होगा। चले, तो डेल्टा एल है वो समानुपाती है, मैं यहां पर पुट कर देता हूं, डेल्टा एल है वो समानुपाती है एल बट्टे में आर स्क्वेयर के, एल बट्टे में आर स्क्वेयर के। तो अब इन सब के लिए एल बट्टे में आर स्क्वेयर की वैल्यू में यहां पर फाइंड आउट कर लेता हूं। तो पहले तार के लिए एल का मान कितना, एल का मान 100, आर का मान है 0.2, तो 0.2 गुणा 0.2, तो यहां से दो संख्या पहले पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा दिया हमने ऊपर, तो 4 का भाग लगा देंगे तो 2500 आ जाएगा। कितना आ गया, 2500 इकाई आ गया, ये जो भी आएगा। फिर यहां पर ध्यान दें, 200 बट्टे में 0.4 गुणा 0.4, तो यहां से दो संख्या पहले पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये 4 गुणा 4 16 आ गया, 16 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, एक बार में 40, 40 के अंदर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, फिर 5 जीरो, ये आ गया हमारे पास में। फिर तीसरी वाली स्थिति में क्या आएगा, तीसरी वाली स्थिति के अंदर यहां पर आप ध्यान दें 300 बट्टे में 0.6 गुणा 0.6, तो कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट यहां से हटा दिया, 2 जीरो लगा दिया, तो इसमें ये भाग चला जाएगा 5 बार में, तो ये आ गया, इसमें लगभग ये 8 बार में चला जाएगा। फिर देखें यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, 400 बट्टे में 0.8 गुणा 0.8, तो पॉइंट हटा दिया हमने, 2 जीरो लगा दिए, 8 का भाग में 5 बार में चला गया, 50, इसमें लगभग 600 मान आ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा विस्तार किसमें होगा, इस पहले वाले वायर में होगा, इसमें होगा। तो ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ कैपिटल एम द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे को संभाले हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं R1 R2 हैं। यह मानते हुए कि भार वितरण एक समान है, प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति क्या होगी। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है F अपॉन में A बट्टे में डेल्टा L अपॉन में L। तो डेल्टा L अपॉन में L बराबर क्या आ गया, F बट्टे में A y, F का मान यहां पर है mg बट्टे में 4, क्योंकि 4 स्तंभों पर लग रहा है। A यहां पर कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू वाई। तो ये हमें मिलने वाला है mg बट्टे में 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहां पर कैपिटल R का प्रयोग किया गया है। तो ये आ गई हमारे पास में संपीड़न विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि खींचे गए तार के प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा है। तो देखिए प्रति एकांक आयतन में संचित जो ऊर्जा है उसको हम यू से लिखते हैं, जो कि 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति के बराबर होती है, प्रतिबल इंटू विकृति के इक्वल होगी। अब देखिए यहां से हम इसको प्रतिबल विकृति की जगह हम क्या लिख सकते हैं, विकृति की जगह हम लिख सकते हैं प्रतिबल बट्टे में y। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
33वें में बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि समान पदार्थ एवं लंबाई किंतु 1:2 के व्यास वाले दो समान तारों को समान भार से खींचा जाता है। दोनों तारों के प्रति एकांक आयतन में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है U बराबर 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर बट्टे में Y, अभी अभी हमने देखा। तो यदि दोनों ही पदार्थ समान प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं तो U1/U2 बराबर क्या आ जाएगा? प्रतिबल पहले पदार्थ का उसका स्क्वायर, प्रतिबल दूसरे पदार्थ का उसका स्क्वायर। तो यहां से F1 बट्टे में A1 का स्क्वायर बट्टे में F2 बट्टे में A2 का स्क्वायर, और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि F1 और F2 सेम है तो A2 अपॉन में A1 का स्क्वायर आ जाएगा। और क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा? त्रिज्या या, तो यहां से D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर, तो D2 अपॉन D1 की घात कितनी आ गई है? 4 आ गई है। ये 2:1 की घात 4 मतलब 16:1 आएगा। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक किस पर डिपेंड करता है? तो तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है, अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखे। जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर लौटेंगे। जो साइंस जो क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।